हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको ज्ञात है, हमारी सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है। ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? इकाई 3 यानी यूनिट 3 का ग्रामीण एवं नगरीय समाज शास्त्र के अंतर्गत इसका दूसरा चैप्टर है किसान अध्ययन और 73वें संविधान संशोधन के पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, आज हम इन दो टॉपिकों को कवर करेंगे। किसके माध्यम से? आंसर राइटिंग क्लास के माध्यम से। और किस प्रकार हम अपने आंसर्स को बेहतर कर सकते हैं, उस पे हम लोग ये सीरीज लेके आए हैं। ठीक है। और साथ ही हमारी उद्यमिता की क्लास चल रही है। ठीक है। और उद्यमिता के साथ साथ अभी हमने थर्ड पेपर स्टार्ट किया जिसमें इकोनॉमी के साथ साथ हम उसमें एआई भी कवर किए हैं। ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको ज्ञात है, हमारी आंसर राइटिंग का फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है सीपीआई। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है ये। कंटेंट, प्रेजेंटेशन और इनोवेशन है ये। ठीक है, यानी कि आपका कंटेंट हो उसको आप किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं, वो मतलब कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, वही बात करना है। और प्रस्तुत करने के साथ साथ आप किस प्रकार अपने आंसर को इनोवेटिव कर सकते हैं। इनोवेटिव का अर्थ होता है कि आप किस प्रकार 10-20 कॉपियों में से अपनी कॉपी को अलग कर सकते हैं। इन सब चीज कंप्लीट होने के पश्चात आपका पेपर क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। आपने पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, हाँ ठीक है। ऐसे 2 मार्कर ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, तो आपको उनके लिए ज्यादा चिंता नहीं करना है। वो किसी से ही नहीं बनेंगे। आपसे नहीं बन रहा है इसका अर्थ है वह किसी से नहीं बन रहा है। क्लियर? चलिए। और साथ में जब ये चार चीज आपकी फुलफिल हो जा रही है, जब आपकी राइटिंग खराब है, फिर आप इस पे ध्यान लगाएंगे, राइटिंग को सुधारने पे ध्यान लगाएंगे। चलिए, ठीक है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कृषक अध्ययन या किसान अध्ययन क्या है और किसान अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं, है ना? सिंपल सा है। किसान अध्ययन क्या है? तो किसान अध्ययन क्या है बताइए। किसान अध्ययन ग्रामीण समाज में, इसमें बढ़िया, ये 7 मार्कर क्वेश्चन है। कौन सा ये? 7 मार्कर क्वेश्चन है। तो ये आपको 15 से 16 लाइन में लिखना है या 14 से 12 लाइन में लिखना है। तो आप लिखेंगे यहाँ कृषक अध्ययन, बढ़िया हेडिंग डालेंगे, और हेडिंग डालने के पश्चात 3 लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे। और डेफिनेशन होगी क्या? किसान अध्ययन ग्रामीण समाज में कृषि और उससे जुड़े हुए लोग। ठीक है, किससे? ग्रामीण समाज में कृषि एवं उससे जुड़े हुए लोगों, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषक एवं कृषि एवं उससे जुड़े हुए जो भी उपाय होते हैं या व्यवसाय होते हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों का सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक व्यवसायों को क्या करता है? अध्ययन करता है। कौन सा? कृषक अध्ययन। यह एक बहुविषयक क्षेत्र है। कैसा विषयक है? बहुविषयक। ठीक है, आप मल्टीपल सब्जेक्ट इसमें अध्ययन करते हैं, जिसमें समाज शास्त्र, आप समाज शास्त्र का तो अध्ययन करेंगे। समाज शास्त्र में क्या देखेंगे आप बताइए? ग्रामीण समुदाय। इसके पश्चात अर्थशास्त्र की कृषि में कितना उत्पादन हो रहा है और किस फसल का कितना उत्पादन हो रहा है, और उसका भारत की जीडीपी या फिर राज्य की जीडीपी में कितना योगदान है, उसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात क्या? मानव विज्ञान है। ठीक है, मानव विज्ञान का भी अध्ययन करता है। इतिहास, हम कृषक समुदाय के इतिहास का अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले कहाँ पर चावल की खेती हुई, कहाँ पर जौ की खेती हुई। राजनीति विज्ञान है। ठीक है, कि हम हमारी सरकार के द्वारा किस प्रकार किसान के उत्थान के लिए या फिर कृषकों की आय को दुगना करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई हैं, है ना? कौन कौन सी योजनाएं बनाए गए। कृषि विज्ञान की कौन सी फसल में किस प्रकार की मृदा में कौन सी फसल का उत्पादन होगा, और उसके लिए हम कौन कौन से ऐसे रासायनिक खाद्य हैं या फिर जैविक खाद्य हैं किनका उपयोग करना है, इन सब चीज का अध्ययन करते हैं। तो सिंपल सी एक सेंटेंस में बात करें तो किसान अध्ययन के अंतर्गत हम लोग ग्रामीण समुदाय में विद्यमान कृषि से संबंधित विभिन्न व्यवसायों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान और कृषि विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों का समावेश होता है। क्लियर? ये हो गई आपकी डेफिनेशन। ये तो 3 लाइन का लिखना है इसको, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसको किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात विभिन्न दृष्टिकोण कौन कौन से होंगे? दृष्टिकोण वही। पहला दृष्टिकोण देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण। ठीक है, कौन सा? आर्थिक, इकोनॉमिकल। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण। अब इसमें क्या आता है कि कृषक के उत्पादन की, किस फसल का कितना उत्पादन हो रहा है, क्या उसका वितरण है। ठीक है, बाजार, किस प्रकार का मार्केट उपलब्ध है वहां पर, और मार्केट में
में किस कौन सी एमएसपी चल रही है, किस फसल के लिए कितना एमएसपी मिल रहा है, इन सब चीज का अध्ययन किया जाता है। और इसमें किसानों की किसका आय का भी अध्ययन किया जाता है, किसमें आर्थिक दृष्टिकोण में। दूसरा दृष्टिकोण लिख लीजिए, सामाजिक दृष्टिकोण। कौन सा? सामाजिक दृष्टिकोण। अब देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ग्रामीण समाजों में कृषि की सामाजिक भूमिका केंद्रित होती है, मतलब कि समाज की भूमिका, कि समाज किस प्रकार, कौन सा प्रकार का समाज विद्यमान है वहां पे, ठीक है। ऐसा समाज जो केवल जीवन निर्वाह के लिए कृषि उत्पादन कर रहा है, या फिर ऐसा समाज जो अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ उसे मार्केट में भी बेचना चाहता है, ठीक है। जैसे मैं बागवानी की बात करूं तो बागवानी फसल क्या होती है कि वो अंतोगत्वा व्यवसायिक कृषि के अंतर्गत आ ही जाती है। ट्रक फार्मिंग आपने सुना होगा, ठीक है, कि वही डिपेंड करता है कि समाज किस प्रकार का है। यदि हम जनजातीय समाज की बात करें तो उनके कृषि का स्वरूप कैसे होता है, केवल जीवन निर्वाह कृषि स्वरूप होता है। क्लियर? इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक संरचना, परिवार, जाति इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसमें? सामाजिक दृष्टिकोण में। इसके पश्चात तीसरा दृष्टिकोण कौन सा होगा? सांस्कृतिक दृष्टिकोण। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इसके अंतर्गत क्या है? कृषि से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों तथा परंपराओं पर केंद्रित होती है दृष्टिकोण, ठीक है, कि कृषि क्षेत्र से संलग्न ऐसी कौन कौन सी रीति रिवाज है। जैसे आपने सुना होगा जनजाति में नवाखानी, जब नई फसल आती है तो उसके लिए नवाखानी होता है। लोकगीत कौन कौन से गाए जाते हैं, ठीक है, रैलो गीत होता है, आपने सुना होगा, ठीक है। लोक नृत्य, कौन सा नृत्य करते हैं वो लोग, ठीक है, डंडा नृत्य सुना होगा आपने, मालवा निमाड़ क्षेत्र में जो कृषक समुदाय के द्वारा किया जाता है। त्योहार, और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर? ये इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत करते हैं हम लोग? सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। चौथा दृष्टिकोण है इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल, ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत कृषि नीति और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है, जैसे भूमि सुधार, कृषि सब्सिडी, किसानों के अधिकार, इस सब चीज की बात की जाती है, किसके अंतर्गत? राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। क्लियर? इसके पश्चात है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, ठीक है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। अब पर्यावरणीय दृष्टिकोण के अंतर्गत कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव, कि हम किस प्रकार की खेती कर रहे हैं। यदि हम लोग झूम कृषि कर रहे हैं, इसका अर्थ है हम पर्यावरण क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि हम लोग ऐसी फार्मिंग कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, तो भी मृदा की उर्वरता में ह्रास होता है और पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होता है, ठीक है। आपने सुना होगा सुपोषण की समस्या। क्लियर? जब हम इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको सुपोषण पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, कितने प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं कृषक अध्ययन के अंतर्गत? कौन कौन से? आर्थिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण और पर्यावरणीय दृष्टिकोण। और बढ़िया सा आपको लिखना है क्या? कंक्लूजन, ठीक है। अब कंक्लूजन, हर क्वेश्चन का कंक्लूजन तो मैं बता नहीं सकता हूँ, कि आपको अब डेवलप हो जानी चाहिए अब तक के, है ना, कंक्लूजन, कि किस प्रकार कंक्लूजन लिखना है। और कंक्लूजन लिखेंगे कैसा? ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है। और उसमें ऐसे कुछ पॉइंटों को लिखें जिससे सकारात्मकता प्रदर्शित हो, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज शास्त्र में कृषक समाज है क्या और इसकी विशेषताओं को लिखें। समाज शास्त्रीय दृष्टि से आपको क्या बताना है? कृषक समाज। कृषक समाज एक ऐसा सामाजिक वर्ग है जिसका मुख्य उद्देश्य खेती करना और अपने परिवार का क्या करना? पालन पोषण करना। ये किस सॉरी, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में हम लोग कृषक समाज की डेफिनेशन देख रहे हैं, कि ऐसा सामाजिक वर्ग जिसका मुख्य उद्देश्य खेती करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना है, ठीक है। यह वर्ग कृषि उपज से व्यापार करके क्या करता है? धन एकत्रित करता है, ठीक है, धन एकत्रित करना चाहता है। और यह वर्ग क्या करता है? धान से ही, मतलब कि यह वर्ग किससे? कृषि से ही अपनी जीवन उपार्जन को संचालित करता है, ठीक है। इनके पास दूसरी आय का स्रोत नहीं होता है, केवल ये कृषि कार्य में क्या रहते हैं? संलग्न रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्या लिखेंगे आप? कृषक समाज। अब कृषक समाज की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी, तो आपको विशेषताएं बताना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले, ग्रामीण समुदाय का यह क्या है? पर्याय है, ग्रामीण समुदाय का पर्याय है, ठीक है, ग्रामीण समुदाय का पर्याय। दूसरा क्या है? जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए कृषि कार्य। तीसरा क्या है? इनमें पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है। आपने सुना होगा हलमा प्रथा, जिसमें जनजाति लोग कृषि उपकरणों को आपसी परस्पर संबंध के रूप में क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं।
ठीक है। इसके पश्चात चौथा विशेषता लिख लीजिए, कृषक समाज एक स्थिर समाज होता है। कैसा होता है? स्थिर समाज। ठीक है। इसके पश्चात लिख लीजिए, यह अपने क्षेत्र या नगर के अभिजात वर्ग से क्या रहते हैं? प्रभावित रहते हैं। ठीक है। कृषक के पास होना भूमि अनिवार्य नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति की भूमि को लीज पर लेकर के या पट्टे पर लेकर के क्या कर सकते हैं? कृषि कार्य कर सकते हैं। ठीक है। इनकी संस्कृति कैसी होती है? परंपरागत होती है। ठीक है। कृषक समाज की आजीविका के साधन होते हैं। ठीक। और तुलनात्मक रूप से यह समरूप समाज होते हैं। इस प्रकार आपको 8-10 विशेषताएं लिखना है और बढ़िया सा कंक्लूड कर देना है। क्लियर? यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन के पूर्व पंचायती राज का विकास किस प्रकार हुआ? आपको बताना पड़ेगा। तब 73वें संविधान संशोधन के पहले पंचायती व्यवस्था किस प्रकार थी? देखो, भारत में पंचायत की व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। ठीक है। कब से? सदियों से। और भारतीय ग्रामीण संस्कृति के विकास के साथ पंचायती व्यवस्था का भी क्या हुआ? विकास हुआ। तो यही आपको क्या लिखना है? इंट्रो लिखना है। और ये 10 मार्कर है। कौन सा मार्कर है? 10 मार्कर है। ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले इंट्रो लिखना है कि भारत में पंचायत की व्यवस्था भी सदियों से चली आ रही है, और जिस प्रकार भारत में ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ है, उसी प्रकार पंचायती राज का भी विकास हुआ है। ठीक है। और देखते हैं, सबसे पहले अब इसको बताना है 73वें संविधान संशोधन से पूर्व, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? प्राचीन काल में। अब देखिए, प्राचीन काल में भी आपको पंचायत का स्वरूप देखने को ही मिला है। ठीक है। यह संस्था ग्राम के विकास के साथ जुड़े कार्यों को करती थी। ठीक है। प्राचीन काल में आपने सुना होगा सभा समिति इत्यादि टाइप के नाम। ठीक है। तभी से पंचायत का विकास हुआ है। और यह संस्था किसका काम करती थी? ग्राम के विकास के साथ साथ न्याय दिलाने का भी काम करती थी, जो उस समय ग्राम में निवास करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य होता था। फिर वैदिक युग में, कब? प्राचीन काल में हो गया प्राचीन काल। फिर वैदिक युग में क्या है? सबसे पहले पंचायतन शब्द का जानकारी मिलती है। किससे? वैदिक युग से पंचायतन शब्द की जानकारी मिलती है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 अन्य व्यक्तियों का समूह। क्या पंचायत का अर्थ क्या होता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 अन्य लोगों का समूह। ठीक है। यही इकाई किसमें कन्वर्ट हो गई? सभा और समिति में कन्वर्ट हो गई। सभा, समिति और विदत में कन्वर्ट हो गई। ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? सभा और समिति। अब देखिए, आपने सुना होगा प्राचीन काल में पंच परमेश्वर की प्रणाली थी। पंच परमेश्वर। ठीक है। जिसमें वही एक आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ 5 व्यक्तियों का समूह। और पंच परमेश्वर प्रणाली का मुख्य कार्य क्या था? न्याय को सरल और सुलभ बनाना। इसको न्याय को सरल और सुलभ बनाना, जिसके माध्यम से उस गांव में विद्यमान लोगों को क्या मिलता था? न्याय मिलता था। ठीक है। इस प्रकार आपको बताना पड़ेगा कि कैसे पंचायत का विकास हुआ। ठीक है। अब देखते हैं कब? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में क्या हुआ? लिख लीजिए आप। मध्यकाल में पंचायतों के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस समय पे विदेशी आक्रमण थे भारत में, अकबर के समय। ठीक है। अकबर के समय लिख लीजिए यहाँ पे, अकबर के समय स्थानीय स्वशासन के महत्व को स्वीकार किया गया था। ठीक है। किसके समय? अकबर के समय स्थानीय स्वशासन, लेकिन पंचायत शब्द नहीं बोला था वहां पे। क्या बोला गया था? स्थानीय स्वशासन। लेकिन जो अन्य शासक जो आए दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल काल में, उनके शासन काल में किसी भी पंचायत के बारे में जानकारी नहीं मिलती, और इनके काल में पंचायत का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। क्लियर? किसमें? मध्यकाल में। मध्यकाल में आपको ग्राम पंचायत में कौन कौन से सदस्य देखने को मिलेंगे? सबसे पहले प्रशासन। प्रशासन के लिए कौन होता था? मुकद्दम। सुना होगा आपने मुकद्दम। फिर कर संग्रहण के लिए क्या होते थे? परिवार होते थे। ठीक है। और विवादों को निपटान करने के लिए कौन होता था? चौधरी। ठीक है। पंचायत में 3 सदस्य होते थे, पहला मुकद्दम, और दूसरा क्या था? कर को एकत्रित करने के लिए परिवार नाम का एक संस्था बनाई गई थी, और विवादों के निपटाने के लिए चौधरी नाम के एक अधिकारी की नियुक्त किया गया था। ठीक है। कब? मध्यकाल में। अब इसके पश्चात ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में क्या हुआ कि ब्रिटिश काल में पंचायती व्यवस्था पूर्णतः लड़खड़ाती रही, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण था यहाँ पे। कहाँ पे? ब्रिटिश काल में सत्ता का केंद्रीकरण था, विकेंद्रीकरण यहाँ पे नहीं था। इसीलिए 1907 में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के लिए एक कमीशन बना था, जिसको शाही कमीशन कहा जाता है। CHE हेब की सहायता से, CEH हॉब हाउस की अध्यक्षता में एक
रॉयल कमीशन बना था। इसका उद्देश्य क्या था कि ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्हें किस प्रकार विकसित किया जाए। ये किसने बोला था? CEH अब हाउस ने बोला था। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको इसलिए सारी चीजें नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे जो सिनॉप्सिस नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल MCS क्लासेस न्यू कंटेंट 2024 में डल चुके हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक कहाँ पे दी हुई है? डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां से इन सिनॉप्सिस को देख सकते हैं। ठीक है, और अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सरल तरीके से नोट्स बनाए गए, सिंपल लैंग्वेज में आप आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। ठीक है, 1907 के पश्चात 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसमें क्या था? स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतीय सरकार के अधीन कर दिया गया। जो भी स्थानीय स्वशासन के विषय थे उसको किसके अधीन कर दिया गया? प्रांतीय स्वशासन के अधीन कर दिया गया। फिर 1925 में, तब 1925 में आठ प्रांतों में पंचायत अधिनियम को पारित किया गया। 8 प्रांत में पंचायती संबंधी अधिनियम पारित किए गए। ठीक है, उसके पश्चात 1926 में 6 देशी रियासतों में पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, और 1935 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम लॉर्ड वेलिंगटन, सॉरी लॉर्ड वेलिंगटन ने, हम एकदम से बेंटिंग का आ गया, लॉर्ड वेलिंगटन ने पंचायतों के लिए क्या किए? कार्य किए थे। ठीक है, इस प्रकार आपको क्रोनोलॉजी में लिखना है कि प्राचीन काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, मध्यकाल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, और फिर ब्रिटिश काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात फिर क्या 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 हुआ? तो स्वतंत्रता के पश्चात फिर आपको लिखना पड़ेगा, गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ग्राम कैसे होना चाहिए? ग्रामों में स्वशासन होना चाहिए और स्वावलंबन के लिए पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। तो इसी ग्राम गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने 1948 में संविधान बना। ठीक है, 1949 में संविधान लागू हुआ। तो इन्होंने आर्टिकल 40 में पंचायतों के गठन का प्रावधान कर दिया गया। और पंचायतों का गठन किसमें जोड़ा गया? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और पंचायतों का गठन करना राज्य के लिए क्या हो गया? अनिवार्य हो गया। ठीक है, अब राज्य अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए अपने क्षेत्र में या अपने राज्य, अपने स्टेट में क्या करने लगे? पंचायत संबंधी नियम बनाए और पंचायतों का गठन किया गया। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ कि 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को संचालित किया गया, जिसके माध्यम से क्या था कि जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और पंचायतों को क्या करना? सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। किसका? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से लाया गया था। कहाँ पे? भारत में। इसके पश्चात इसी के साथ साथ एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम कब? 1953 में। क्लियर? अब 1957 के आते तक के भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम धीरे धीरे फेल होता गया। ठीक है, असफल हो गया। फिर 1955 में इसकी जांच के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति बनी। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने कब अपनी रिपोर्ट दी? 1957 में रिपोर्ट दी। इन्होंने क्या बोला? पंचायतों को कितने स्तरीय होना चाहिए? 3 स्तरीय पंचायतें की बात करी। और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जिला विकासखंड लेवल पे पंचायत समिति, 3 स्तर के पंचायत की बात करी थी। ठीक है, आप हमारे सिनॉप्सिस में देख सकते हैं। यहाँ केवल मैं आपको सिनॉप्सिस वे में बताते जा रहा हूँ। अशोक मेहता समिति बनी कब? 1977 में। कौन सी? अशोक मेहता समिति। इन्होंने क्या बोला? 2 स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय पंचायती राज। ठीक है, इसके पश्चात जी वी के राव समिति। GV के राव समिति कब बनी थी? 1985 में बनी थी। इन्होंने क्या बोला कि पंचायत 3 स्तरीय होना चाहिए, लेकिन जिला क्या होना चाहिए? मुख्य इकाई होना चाहिए और नियमित रूप से चुनाव होना चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष में इन्होंने चुनाव के लिए सिफारिश की थी, GV के राव कमेटी। इसके पश्चात LM सिंघवी समिति बनी 1986 में। संविधान में नया अध्याय जोड़ने की बात करी थी पंचायत को लेकर के। इसने LM सिंघवी समिति ने। ठीक है, फिर एक PK थुंगन समिति बनी थी, जिसके माध्यम से, ठीक है, पीके थुंगन समिति ने क्या बोला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इसके लिए उन्हें 64वें संविधान संशोधन को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यह संसद से पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, सरकारिया आयोग ने भी क्या किया था? इसमें रिकमेंडेड
किया था कि पंचायतों को क्या होना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश काल में किस प्रकार पंचायतों का विकास हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात किस प्रकार पंचायत का विकास होता गया विभिन्न कमेटियों के माध्यम से। ठीक है, चलिए ये हो गया क्या आपका 73वें संविधान संशोधन तक के। फिर इसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, वही ऑप्टिमिस्टिक, इन्हीं समितियों ने 73वें संविधान संशोधन के लिए एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया, जिसके माध्यम से 1992 में बिल लाया गया और उसे तुरंत लागू कर दिया गया, और प्रत्येक राज्य को निर्देश दिया गया कि वह अपने क्षेत्र में क्या कर सके, वो अपने क्षेत्र में अपने राज्य में पंचायत अधिनियम, पंचायत राज संबंधी अधिनियम को पारित करें और त्वरित क्या कराएं, उसे क्रियान्वित करवाएं। क्लियर, चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज में किस प्रकार परिवर्तन हुए। ठीक है, सबसे पहले तो भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा भाग 9, संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, पंचायती। ठीक, इसके पश्चात अनुसूची 11वीं ऐड की गई पंचायती राज संबंधी। ठीक है, इसमें कितने विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए। ठीक है, पंचायत पंचायत से जुड़े कार्यों को करने के लिए। ठीक, इसके पश्चात क्या है, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक के या पी तक के, शायद आप देख लीजिएगा कहाँ तक के, पी तक के हैं। ठीक है, 243 पी तक के ये संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संबंधी नए कानूनों का निर्माण करने के लिए भी क्या दिया गया, निर्देश दिया गया। अब इस अधिनियम के प्रावधान कौन से थे, आपको मालूम है, सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायतों को, दूसरा क्या, ग्राम सभा की स्थापना की गई, तीसरा क्या, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत का गठन, चौथा क्या है, महिला आरक्षण, जैसे मध्य प्रदेश में पंचायती राज में कितना महिलाओं का आरक्षण है, 50% का। इसके पश्चात आरक्षण है ST SC OBC के लिए। ठीक है, पद रिक्त संबंधी प्रावधान, यदि पंचायतों के सदस्यों का पद रिक्त होता है तो 6 माह के भीतर उस पद को क्या किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। फिर पंचायतों के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किया गया प्रत्येक आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल हमारे नोट्स में दिए गए हैं, आप वहां से आर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, लाभार्थी के चयन का अधिकार। ठीक है, संस्थागत व्यवस्था की गई। ठीक है, पदाधिकारी चयन प्रणाली विकसित की गई, जवाबदेहीता सुनिश्चित की गई प्रत्येक पंचायतों की, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया इस अधिनियम के माध्यम से, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर, ये हो गया क्या हमारा, और बढ़िया सा कंक्लूजन लिखना है। तो इसी संशोधन के पश्चात भारत में सकारात्मक विकेंद्रीकरण शासन की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया गया और साथ साथ समाज का पूर्णतः विकास सुनिश्चित हो पाया। बस यही आपका कंक्लूजन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायत किस प्रकार सामाजिक विकास या ग्रामीण विकास में भूमिका निभाता है या निभाती है। ठीक है, तो बढ़िया आपको लिखना है कंक्लूजन इसका। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात जब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके पश्चात ही पंचायतों की भूमिका ग्रामीण विकास के लिए देखी जाती, जो इस प्रकार है। तो अब ग्रामीण विकास के अंतर्गत 3 विकास को पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से विकास। ठीक है, बताइए कौन कौन से विकास पढ़ेंगे आप। सबसे पहले राजनीतिक विकास। ठीक है, कौन सी भूमिका रहेगी, सार्वजनिक कल्याण में भूमिका। ठीक है, कौन सी भूमिका, सार्वजनिक कल्याण में भूमिका। इसके पश्चात दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप, आर्थिक विकास में भूमिका। ठीक है, ग्राम का विकास किन किन चीजों से माना जाता है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हूँ। जब आप समाज का कल्याण करेंगे, जब समाज में आर्थिक विकास करेंगे और आर्थिक विकास के साथ साथ उनका राजनीतिक विकास करेंगे, तो अंतोगत्वा किसका विकास हो जाएगा, ग्राम का विकास हो जाएगा। ये आपको सिनॉप्सिस बना देना है वहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अब सार्वजनिक कल्याण में क्या क्या आएगा, सबसे पहले तो स्वास्थ्य सुधार होगा और लोगों का उपचार होगा आसानी से। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, सफाई प्रबंधन होगा। ठीक है, निर्मल भारत और स्वच्छ भारत कार्यक्रम देखा होगा आपने। इसके पश्चात क्या, पेयजल व यातायात की सुविधा होगी। अभी आपने देखा होगा नल जल विकास योजना के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में टंकी का निर्माण किया जा रहा है और टंकी के माध्यम से प्रत्येक घर में नल लगाए जा रहे हैं और उनके लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, आप अपने ग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या, शिक्षा का विकास, कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक
विद्यालय बनाया कैसे, विद्यालय तो खैर राज्य के द्वारा बनाया जाता है लेकिन अनिवार्य कर दिया गया और पंचायतों को यह कहा गया कि वो विद्यालय के संबंध में अपनी जानकारी सरकार को प्रदान करें। ठीक है, इसके पश्चात क्या, महिला एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार हुआ। ठीक है, पंचायतों के माध्यम से। ठीक है, ये है क्या, सार्वजनिक कल्याण में पंचायत की भूमिका। इसके पश्चात क्या, आर्थिक विकास में भूमिका देख लीजिए आप कि कृषि में सुधार हुआ। ठीक है, कृषि में सुधार। इसके पश्चात क्या, सिंचाई सुविधा में सुधार। ठीक, सिंचाई सुविधा के पश्चात पशुधन में सुधार हुआ। ठीक है, इसके पश्चात क्या, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला, जैसे अगरबत्ती और इसके उद्योग, तेंदुपत्ता संबंधी उद्योग। इसके पश्चात क्या, सहकारिता का विकास हुआ, इसमें आर्थिक विकास के अंतर्गत। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना, आपको एलिब्रेट भी करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और हो सके तो यहाँ योजनाओं का आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक विकास में क्या हुआ कि ग्राम के लोगों या गांव के लोगों में नेतृत्व का विकास हुआ, जन भागीदारी सुनिश्चित हुई। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित हुआ। ठीक है, नागरिकता की शिक्षा मिली लोगों को। तो क्या होगा, इसके पश्चात स्थानीय स्तर पर या समुदाय स्तर पर सामुदायिक समस्याओं का निवारण सुनिश्चित। ठीक है, राजनीतिक विकास में और क्या लिखेंगे आप, प्रशासनिक विकास हुआ। क्या हुआ, प्रशासनिक विकास, और फिर राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका थी। ये आपको बताना है, सिनॉप्सिस फॉर्म में मैंने बताया, आप इसको एलिब्रेट करेंगे और एलिब्रेट करने के पश्चात आप लिखेंगे क्या, कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, तो कह सकते हैं आप, पंचायती राज व्यवस्था निसंदेह ग्रामीण विकास का मुख्य आधार के रूप में सिद्ध हुई है तथा वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस पंचायती राज नियम से संबंधित लोगों को अधिक जागरूकता एवं सहभागीदारी बनाने की आवश्यकता। ठीक है, बढ़िया, ये हो जाएगा कि आपका कंक्लूजन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप हमारे सिनॉप्सिस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल एमसीएस क्लासेस न्यू कंटेंट 2024।